आज हम लोग वैश्वीकरण के बारे में चर्चा करेंगे। वैश्वीकरण को जानने से पहले हम लोग इसका इंट्रोडक्शन जानेंगे कि जब भारत आज़ाद हुआ 1947 के बाद, उसके बाद से ही विकास के लिए भारत ने हर संभव प्रयास किया। इसके लिए केंद्र सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं का सहारा लेकर देश को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया और जैसे जैसे देश आगे बढ़ता गया वैसे वैसे विभिन्न तरह की सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक समस्याओं ने विकास के क्रम को बाधित किया और देश के विभिन्न भागों में क्षेत्रीय इच्छाओं ने भी भयंकर रूप धारण करके राजनीति को प्रभावित करने का प्रयास किया। और इसी प्रकार अगर उदाहरण देखें तो 1989 के आम चुनाव के बाद ही भारतीय राजनीति में गठबंधन सरकार का दौर स्टार्ट हुआ और उससे भी अन्य अनेक तरह के क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय मुद्दों ने भारतीय राजनीति को प्रभावित किया। आर्थिक असमानताओं के आलोक में हम लोग देख सकते हैं कि मंडल आयोग की सिफारिशें लागू की गई। सांप्रदायिक राजनीति के आलोक में अयोध्या स्थित राम मंदिर, बाबरी मस्जिद, ये विवाद खड़ा हो गया। तो वैश्वीकरण के चलते भी देश को नई आर्थिक नीतियों के मार्ग अपनाना पड़ा। तो ये तो रहा वैश्वीकरण का इंट्रोडक्शन। अब हम लोग जानेंगे वैश्वीकरण है क्या। तो वैश्वीकरण को अंग्रेजी में हम लोग क्या बोल सकते हैं, ग्लोबलाइजेशन। और वैश्वीकरण को और अन्य नामों से भी हम लोग जानते हैं, जिसमें बोल सकते हैं भूमंडलीकरण या विश्वव्यापीकरण। वैश्वीकरण का अर्थ होता है किसी एक देश का स्वयं को शेष विश्व के साथ इस प्रकार से एकीकृत कर लेने के रूप में है कि वस्तुएं, सेवाएं, श्रम, पूंजी, ज्ञान, विचार, संस्कृति, ये सारे चीज़ों का बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी हस्तक्षेप के देश के अंदर हम लोग ला सकते हैं और देश के बाहर भी भेज सकते हैं। कहने का मतलब है, यहाँ पे समझेंगे हम लोग, किसी एक देश का स्वयं को शेष विश्व के साथ, किसी एक देश, तो हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ हम लोग भारत को ले लेंगे। ठीक है, भारत को विश्व के साथ, तो जितने भी विकसित देश हैं उनके साथ इस प्रकार से जोड़ना जिससे क्या होता है, वस्तुओं का आदान प्रदान होगा, है ना, आयात निर्यात होगा, सेवाओं का, श्रम का, पूंजी का, ज्ञान का, विचार का और संस्कृति का, ये सारे चीज़ों का भारत से अदर कंट्री में, जितने भी विकसित देश है और फिर विकसित देशों का जितनी भी चीज़ें हैं हमारे विकासशील देशों में बिना किसी रोक टोक के हम लोग देश के भीतर ला सकते हैं और देश के बाहर हम लोग भेज सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, वैश्वीकरण। अगर वैश्वीकरण को और सरल शब्दों में हम लोग समझे तो वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें पृथ्वी को एक इकाई या भूमंडलीय गांव समझा जाता है, जहां लोगों के बीच सामाजिक और आर्थिक व्यवहार परस्पर निर्भरता पर आधारित है। कहने का मतलब है, पृथ्वी को एक इकाई, पृथ्वी में जितने भी लोग रहते हैं उनके बीच क्या होगा, लोगों के बीच, उन लोगों के बीच सामाजिक व्यवहार और आर्थिक व्यवहार जो है ये परस्पर निर्भरता पर ही डिपेंड रहेगा। तो ये जो निर्भरता पर डिपेंड है, इसी को हम लोग कहेंगे वैश्वीकरण। स्पष्ट है। आगे हम लोग देखेंगे वैश्वीकरण की परिभाषाएं। तो वैश्वीकरण की परिभाषाओं में भी विभिन्न विद्वान अपने हिसाब से अपने विचार दिए हैं, जिसमें दो विद्वान विशेष रूप से है, जिसमें पहला विद्वान है रॉबर्टसन। तो रॉबर्टसन के अनुसार वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है या अवधारणा है जिसका संबंध विश्व के सिकुड़ने तथा पूरे विश्व की चेतना एवं घनिष्ठता से है। उसी प्रकार दूसरा विद्वान है प्रोफेसर आलोक रॉय के अनुसार, ये कहते हैं मुक्त अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं दीर्घकालीन अर्थात विदेशी पूंजी निवेश, है ना, यही क्या है, वैश्वीकरण है। इतना आप लोग को समझ में आ गया वैश्वीकरण के अर्थ और परिभाषाएं। आगे हम लोग देखेंगे वैश्वीकरण से क्या क्या लाभ है। ठीक है, तो हमारे भारत देश में अगर वैश्वीकरण लाया गया तो इससे हम लोगों को, पूरे संपूर्ण जनसंख्या को क्या लाभ है, इसको हम लोग देखेंगे। इसमें पहला पॉइंट है, वैश्वीकरण से विश्व में, है ना, वैश्वीकरण से विश्व में कहीं भी निवेश के अवसरों के सृजन से लाभ प्राप्त होगा। और ये जो लाभ प्राप्त करने का बात हो रहा है, ये व्यापार के संबंध में कही जा रही है ना। लेकिन यहाँ पे एक सोचने वाली विचार ये है कि वैश्वीकरण से संपूर्ण जनसंख्या को लाभ नहीं हो सकता है, कुछ लोगों को हानि भी हो सकता है।
स्पष्ट है। तो पहला पॉइंट को फिर से समझेंगे कि वैश्वीकरण से विश्व में कहीं भी, मतलब वैश्वीकरण आने से विश्व में हम लोग कहीं भी जाके हम लोग व्यापार कर सकते हैं, व्यापार के थ्रू से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, इसी के संबंध में कहा गया है। देन दूसरा पॉइंट है, इसका दूसरा पॉइंट है, वैश्वीकरण के कारण बाजार क्षेत्र में विस्तार हुआ है तथा उपभोक्ताओं को बहुत सस्ती कीमतों पर सामान उपलब्ध होने लगा है। ठीक है, उत्पादन में संख्यात्मक ही नहीं अपितु गुणात्मक परिवर्तन भी हुआ है। कहने का मतलब है, देखिए वैश्वीकरण आया तो बहुत सारी चीज़ों का उत्पादन एक साथ, ठीक है, बहुत ज़्यादा संख्या में उत्पादन होने लगा सामानों का, तो उसको बेचने के लिए बाजार व्यवस्था व्यापक हो गया, विस्तृत हो गया है ना, उसका क्षेत्र बड़ा हुआ। ठीक है, उसके बाद क्षेत्र बड़ा होने से क्या है कि बहुत सारे सामान हमारे देश में आया, तो फिर उत्पादकों को, मतलब जो भी खरीदने वाले लोग हैं उनको सस्ते दामों पे वो सामान मिलने लगे, है ना। तो सस्ते दाम में सामान मिलने लगे और क्या होता है, सस्ता दाम पे सामान मिल रहा तो हर कोई खरीदना चाहेगा, तो हर कोई खरीद रहा है, तो उत्पादन की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गया, मतलब लोग बहुत ज़्यादा संख्या में उत्पादन करने लगे। इससे क्या होता है कि उसका मतलब क्वालिटी जो है उसमें भी परिवर्तन होने लगा, है ना। मतलब लोग अच्छा क्वालिटी का बनाने लगा, उसको मतलब जिस क्वालिटी से स्टार्टिंग से लोग बना रहे थे और बेच रहे थे, उससे सब कोई खरीद रहे हैं, है ना। बाजार व्यवस्था बड़ा होते जा रहा था, तो इससे गुणात्मक में भी चेंज हो गया। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रतिस्पर्धा के कारण उत्पादन में भी वृद्धि हुई है। ठीक है, मतलब लोगों के बीच में क्या हो गया, कंपटीशन बढ़ गया, बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया है, क्योंकि सामान इतना ज़्यादा बिक रहा है और फिर सब बाजार क्षेत्र भी विस्तार हो रहा है, तो कंपटीशन तो हो गई, सब सामान बनाने लगे और फिर इससे क्या होता है, उत्पादन में भी वृद्धि हुई। कंपटीशन हो गया तो लोग अपना अपना तरीके से उत्पादन करने लगे। नेक्स्ट पॉइंट है, वैश्वीकरण ने संचार तकनीक तथा सूचना के क्षेत्र में ज़बरदस्त आंधी ला दी और कोई भी घटना अब कुछ ही पलों में सारे विश्व तक पहुंचाई जा सकती है। कहने का मतलब है, अब आप लोग देख सकते हैं कि जैसे ही वैश्वीकरण आया, हम लोग को संचार, है ना, कम्युनिकेशन और फिर सूचना के क्षेत्र में, मतलब टेक्नोलॉजी, मतलब कोई भी सूचना, जैसे कि फॉर एग्जांपल कहीं भी विदेश में या यूएसए में, फ्रांस में, कहीं भी कोई भी घटना अगर घट जाती है ना, तो उस घटना को हम लोग को तुरंत कुछ ही सेकंड में हमारे कंट्री में न्यूज़ चैनल में आ जाता है। तो ये जो टेक्नोलॉजी इतना विस्तृत हो गया है, आ रहा है, न्यूज़ हम लोग देख पा रहे हैं अदर कंट्री का, तो ये किस वजह से हुआ है, ये वैश्वीकरण के थ्रू से ही हुआ है। स्पष्ट है। नेक्स्ट है, वैश्वीकरण ने सामाजिक व राजनीतिक समस्याओं व मुद्दों ने विश्वव्यापी रूप ले लिया है। अब किसी भी क्षेत्र की समस्याओं पर सारा विश्व विचार करता है, क्योंकि सबके हित आपस में जुड़े हुए हैं। मतलब कहने का मतलब है कि वैश्वीकरण जैसे ही हमारे देश में आया, इससे क्या होता है कि कोई भी समस्या, है ना, कहीं पे अगर आतंकवादी विस्फोट हो गया है ना, और कहीं पे खौफनाक हत्या किसी ने कर दी है, तो इस तरह की समस्या जो है, इसके लिए मतलब सभी लोग, विश्व के जितने भी कंट्रीज हमारे भारत देश के अलावा और भी विकसित देश है, उनके साथ भारत क्या करेंगे, इस संबंध में विचार करती है ना, कि उस आतंकवादी हमले या खौफनाक घटनाएं को किस प्रकार हमारे देश से मुक्त करेंगे, मतलब ख़त्म करेंगे, उसका समस्या क्या है, उसका हल करने का क्या है, समस्या का हल कैसे हल करेंगे, इन सारी चीज़ों पे सब लोग मिलकर क्या करेंगे, विचार करते हैं। क्योंकि देखिए, आज यहाँ हुआ है उस तरह की घटनाएं भारत में, तो कल को वहाँ भी हो सकती है, तो वहाँ ना हो, इसीलिए उसको ख़त्म कैसे करेंगे, इस सब के बारे में विचार किया जाता है एक साथ, क्योंकि सबके हित आपस में क्या है, जुड़े हुए होते हैं। नेक्स्ट 6 पॉइंट है, वैश्वीकरण के कारण पूंजी का प्रवाह बढ़ जाता है ना। पूंजी का प्रवाह कैसे बढ़ेगा, क्योंकि वैश्वीकरण आने से मतलब जितने भी टूरिस्ट लोग हैं, ठीक है, वो हमारे कंट्री में घूमने आते हैं, तो अगर वो यूएसए के हैं, हमारा कंट्री में घूमने आए हैं, तो फिर यूएसए तो वो लोग डॉलर लेके आएंगे, उसके बाद हमारे यहाँ तो चलेगा नहीं, तो फिर पूंजी एक्सचेंज होगा, है ना।
वो लोग रुपए लेंगे और फिर डॉलर हमारे पास रह जाएंगे। तो वो लोग जहाँ जहाँ घूमने जाएंगे, जो भी खाएंगे रहेंगे, उन सारे चीज़ों से क्या होता है, पूंजी का प्रवाह बढ़ जाएगा। और बोलता है कि वैश्वीकरण के पहले, ठीक है, वैश्वीकरण के पूर्व किसी नए निवेश में केवल उसी राष्ट्र के निवासी ही निवेश कर सकते थे तथा ऐसे में वे उस सीमा तक कर सकते थे जिस सीमा तक उनके पास निवेश करने के लिए मुद्रा थी। कहने का मतलब है जब वैश्वीकरण हमारे देश में नहीं थी उस टाइम क्या होता है कि कोई भी अगर व्यापार कर रहा है, ठीक है, तो वो व्यापार वो अपने सीमा के अंदर ही कर सकता है, बाहर नहीं कर सकता था, ठीक है। लेकिन जब वैश्वीकरण आया, परंतु वैश्वीकरण की स्थिति में दूसरे देशों के व्यक्ति भी उस परियोजना में निवेश कर सकते हैं। तो वैश्वीकरण आने से क्या होता है कि लोग कहीं भी जाके आप व्यापार कर सकते हैं, है ना। और फिर इससे उन्हें तो लाभ होगा, है ना, व्यापार करेंगे तो आपको ऑब्वियसली लाभ तो मिलेगा ही, लेकिन साथ ही साथ बोल रहे हैं उन राष्ट्रों के निवासियों को भी बड़े पैमाने पर उत्पादन का लाभ हो सकता है। इससे क्या होगा, राष्ट्र का आर्थिक, वैज्ञानिक तथा तकनीक क्षेत्र, है ना, तकनीकी क्षेत्र में विकास होगा और विकास के नए आयाम जनता के समक्ष आएंगे। नेक्स्ट है वैश्वीकरण के दोष, जिसमें पहला पॉइंट है वैश्वीकरण प्रजातंत्र के लिए विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न करता है। ठीक है, देखिए तो वैश्वीकरण किस प्रकार से मतलब दोष है, आने से हम लोग को क्या क्या नुकसान हो सकता है, क्या नुकसान हुआ है। तो ये प्रजातंत्र के लिए विपरीत परिस्थितियाँ, अब कैसे परिस्थितियाँ देखिए, तो प्राचीन समय में क्या होता था कि दूसरे देश में हस्तक्षेप करने के लिए सेना भेजने की आवश्यकता होती थी, लेकिन आज वैश्वीकरण के कारण दूसरे राष्ट्र में हस्तक्षेप करने के लिए सेना भेजने की आवश्यकता नहीं होती है। इतना ही पर्याप्त होता है कि वित्तीय प्रवाह को रोक दिया जाता है और व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। अगर या अनेक प्रकार से दूसरे देश में जीविका उपार्जन को प्रभावित किया जाता है। कहने का मतलब है जब प्राचीन समय में था, है ना, राजा महाराजाओं के टाइम में क्या होता था, अगर हम लोग को किसी दूसरे राष्ट्र पे अपना आधिपत्य स्थापित करना हो, ठीक है, उस पर वहाँ राज्य में हम लोग को शासन करना है, तो क्या होता था, सेना भेजा जाता है, लड़ाई होता था इस तरह का। लेकिन जैसे ही वैश्वीकरण आया उस तरह का कुछ भी नहीं होता था। अब डायरेक्ट किस पे प्रहार होता है, वित्तीय प्रवाह पर, ठीक है, उसका वित्तीय प्रवाह जो है, जहाँ से उसको पैसा मिल रहा है, पूंजी उसका मिल रहा है, उसी पे रोक लगा दिया जाता है। और फिर व्यापार पर, है ना, व्यापार जो कर रहा है उस पर रोक लगा दिया जाता है। और भी है, अगर वो जिस चीज़ से अपना जीवन यापन कर रहा है उस चीज़ को प्रभावित किया जाता है, इस प्रकार किया जाता है, ठीक है। इससे आम लोगों को नुकसान हो सकता है। दूसरा पॉइंट है वैश्वीकरण की प्रक्रिया देश की आत्मनिर्भरता की स्थिति को भी प्रभावित किया है। आत्मनिर्भरता की स्थिति कहने का मतलब है जब वैश्वीकरण नहीं था, है ना, टेक्नोलॉजी नहीं था, मशीनें नहीं थी, तो लोग अपने से कोई भी चीज़ अपने खुद करते थे। लेकिन जैसे ही टेक्नोलॉजी आया, छोटा छोटा काम लोग मशीनों के थ्रू द्वारा करने लगे। जैसे अभी नॉर्मली अगर फॉर एग्जांपल में देखें तो लोग क्या करते हैं, कपड़ा धोने के लिए हाथ से यूज धोना चाहिए, लेकिन क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी आया, है ना, मशीनीकरण हुआ, तो लोग मशीन से, वॉशिंग मशीन में कपड़ा धोते हैं। और फिर मसाला हाथ से आजकल कोई नहीं पीसते हैं, सब मिक्सर मशीन का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये आत्मनिर्भरता है जो इसकी स्थिति को भी लोग प्रभावित किया है। तीसरा है देशी अर्थव्यवस्था विश्व बाजार के लिए चलाई जाती है ना, जिससे लघु उद्योग नष्ट होते हैं। लघु उद्योग नष्ट होते हैं कहने का मतलब है जितने भी छोटे छोटे उद्योग हैं ना, जो छोटे छोटे उद्योग है, तो उस छोटे छोटे उद्योग में एक दिन में सामान नहीं बनता है, उसके लिए टाइम लगता है। लेकिन जैसे ही मशीनीकरण हुआ तो एक दिन में बहुत सारा सामान बन जाता है, वो लोग बेच भी देता है। तो जब लघु उद्योग से जो भी सामान बन के आएगी वो
उसको बेचने में टाइम लगेगा, मतलब बिकने में टाइम लगेगा, वो जल्दी नहीं बिकेगा, क्योंकि उससे पहले मशीनों से बनाया हुआ सामान बिक जाएगा जल्दी, है ना। तो छोटे छोटे उद्योग जो है इससे प्रभावित होंगे। नेक्स्ट है, विदेशी पूंजी विकासशील देशों के नागरिकों की मूलभूत आवश्यकताओं को छोड़कर उन उत्पादों में लगती है जो व्यवसायों के लिए अधिक लाभप्रद है। कहने का मतलब है विदेशी पूंजी, मतलब जो विदेशी पूंजी के जो विकासशील देश के लोग हैं वो लोग क्या करते हैं, आम जनता की जो मूलभूत आवश्यकता है उसको उसका उत्पादन ना के मतलब अंधाधुन कहने का मतलब है व्यवसायों के लिए, है ना, व्यवसायों के लिए जिनके पास पूंजी ज़्यादा है उन लोगों के लिए, मतलब जो ज़रूरत की चीज़ें नहीं है उसका उत्पादन वो लोग करते हैं, फिजूल का चीज़ों को, है ना, जो ज़रूरत नहीं है उस चीज़ों का उत्पादन करते हैं वो लोग। नेक्स्ट पॉइंट है 5 पॉइंट। विकासशील राष्ट्रों का यह विचार है कि आधुनिक स्वचालित मशीनों के प्रयोग करने से कम श्रमिकों की आवश्यकता होती है, अतः रोजगार के अवसर कम हो जाएंगे और श्रमिकों में बेरोजगारी फैल जाएगी। कहने का मतलब है विकासशील राष्ट्र लोग कहते हैं कि मतलब पहले हाथ से चलने वाले मशीनों के प्रयोग करने से क्या होता है, उसमें जितने भी वर्कर है उसका ज़रूरत कम पड़ता है, ठीक है। कम पड़ने की वजह से लोग बेरोजगार हो जाएंगे और फिर लोगों को काम करने का अवसर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, स्पष्ट है। तो देखिए आज हम लोग देख लिए वैश्वीकरण के इंट्रोडक्शन, इसके अर्थ, परिभाषाएं, वैश्वीकरण के क्या क्या लाभ दोष। तो आप लोगों को आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा सारा।